हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन खूब आते हैं, डेटा खूब सारा है, तो आपको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी अर्थ पर एंड्स की मतलब चींटियों की करीब 20,000 जातियां हैं। 3 लाख जातियां बीटल की अकेले हैं। 28,000 जातियां मछलियों की हैं और नियरली 20,000 स्पीसीज ऑर्किड की हैं। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, इस टर्म को पॉपुलराइज किया गया था एडवर्ड विल्सन। दिया नहीं था इन्होंने टर्म, ये पॉपुलर किया था इस नाम को इन्होंने एडवर्ड विल्सन ने। ये टर्म रोजन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था। रोजन नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट बायोडाइवर्सिटी के हैं वो तीन है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर पाई जाती है। बायोलॉजिकल एग्जिस्ट द बट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू द बायोम। तो मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम तक के जितने भी लेवल, हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें 3 लेवल पढ़ने हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक स्पीसीज के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है जेनेटिक लेवल पर, उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। एक है राउल्फिया ओमेटोरिया, दूसरा यहाँ पर है राइस और तीसरा है मैंगो। मैंगो की 1,000 वेराइटीज इंडिया में है। राइस की बात करें तो 50,000 स्ट्रेन राइस के हैं इंडिया में। और अगर हम राउल्फिया की बात करें तो इसकी रूट से एक केमिकल मिलता है जिसे रेसरपिन कहते हैं, और इस केमिकल की पोटेंसी और कंसंट्रेशन में अंतर होता है अलग अलग हिमालय रेंजेस में पाए जाने की वजह से। स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपको याद करना है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है ईस्टर्न घाट की तुलना में। और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में याद करना है कि इंडिया में ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे की तुलना में। अब इतनी सारी जो डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर है, 1.5 मिलियन स्पीसीज आईयूसीएन के अनुसार खोजी जा चुकी हैं। तो इतनी सारी जातियों को डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे, लेकिन अगले करीब 200 साल के अंदर ये सारी जातियां खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से जातियां खत्म हो रही हैं, अगर प्रेजेंट रेट ही लागू रहा तो अगले 200 साल में सारी जातियां खत्म हो जाएंगी। अब करें हाउ मेनी स्पीसीज आर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो अर्थ में और इंडिया में कितनी जातियां हैं ये हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो आईयूसीएन की बात करें, आईयूसीएन इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 2004 का डेटा है यहाँ पर कि जो प्लांट और एनिमल की टोटल स्पीसीज है वो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, 15 लाख से थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अभी कितनी जातियां बाकी खोजी जानी ये पता नहीं है एक्चुअली। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि 20 से 50 मिलियन जातियां धरती पर हो सकती, लेकिन रॉबर्ट मे के नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी हो 7 मिलियन है। यानी टोटल 7 मिलियन जातियां धरती पर हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन खोजी जा चुकी और 6 मिलियन अभी भी खोजी जानी बाकी। ज्यादा मैथ मत लगाना, ठीक है, जो बता रहे हैं वो याद करना, एनसीईआरटी ने लिख रखा है। ठीक है, अब मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। 70% ज्यादा जातियां एनिमल की हैं। वाइल प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट की जातियां 22% से कम है। अब एनिमल में अगर हम लोग देखें तो इंसेक्ट जो हैं ये सबसे स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, और ये एनिमल का 70% है। एनिमल का 70% है ये। इसका मतलब है कि 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट हैं। ठीक है, अब यहां पर फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई की जो जातियां हैं बेटा, ये जितनी भी वर्टिब्रेट हैं उन सबसे ज्यादा है। फंजाई की जातियां वर्टिब्रेट की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये देखिए लिखा है फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड लिखा नहीं, आप याद कर लोगे। तो फंजाई की जातियां करीब 72,000 हैं और वर्टिब्रेट की 55,000 जातियां हैं। तो फंजाई की जातियां वर्टिब्रेट की तुलना में ज्यादा है। ये कुछ डायग्राम दिए गए जो आपको याद करने हैं। जैसे इनवर्टिब्रेट में आप देखोगे तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद मोलस्क यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्लॉकवाइज मैनर में चलोगे मोलस्क, क्रस्टेशियन एंड अदर एनिमल ग्रुप। वर्टिब्रेट में चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। फिशेज अकेले आधी हैं 28,000, और बाकी 28,000 मतलब 56,000, वही मैंने कहा ना 55,000 है करीब।
तो फिशेज, उसके बाद इवोल्यूशन के सीक्वेंस में चलो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। प्लांट की बात करो तो प्लांट में यहाँ पर लाइकेन दिए गए। लाइकेन किससे बनता है? एल्गी और फंजाई से। और इवोल्यूशन में एल्गी के बाद कौन आता है? ब्रायोफाइट यानी मॉस से, उसके बाद फर्न एंड एलीज, और इधर एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और फंजाई काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी फिगर प्रोकैरियोट के लिए नहीं दिया गया है। प्रोकैरियोट के लिए कोई भी फिगर यहाँ पर नहीं है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर किया हुआ है, लेकिन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 8.1% है। यानी जितना एरिया मिला उसकी तुलना में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा, और इसी वजह से हमारी कंट्री 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। इंडिया में करीब 45,000 प्लांट की जातियां और 90,000 एनिमल की जातियां रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अब अगर हम रॉबर्ट मे के एस्टिमेट को देखें तो केवल 22% जातियां ही खोजी गई हैं, यानी अभी 78% जातियां खोजी जानी बाकी हैं। और अगर इंडिया पे इस डेटा को अप्लाई कर दें तो 1 लाख जातियां प्लांट की इंडिया से खोजी जानी बाकी हैं, और 3 लाख जातियां एनिमल की इंडिया से खोजी जानी अभी भी बाकी हैं। अब आते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि अनइवन है। कहीं पर डाइवर्सिटी ज्यादा है और कहीं पर डाइवर्सिटी कम है। तो अब यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इन जनरल सामान्य तौर पर स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से पोल पर जाने पर डाइवर्सिटी घटती है। इसी तरीके से कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक्स जिसकी लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ है, वहां पर ज्यादा स्पीसीज हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज। और इससे एग्जांपल भी दिया, कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पे है, 105 जातियां हैं, और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पे केवल 56 जातियां बर्ड की हैं। यानी आप देखो ये 23.5 डिग्री पे है तो 1400 जातियां, 41 पे 105 और 71 पे 56। यानी जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे जातियां कम हो रही हैं। यानी लैटिट्यूड और स्पीसीज में इनवर्स रिलेशन आपको मिल जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया का ज्यादातर जो एरिया है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, और इस वजह से यहाँ पर बर्ड की 1200 से ज्यादा जातियां पाई जाती हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन है इक्वाडोर, और एक टेम्परेट रीजन है मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, टेम्परेट रीजन है मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो मिडवेस्ट ऑफ यूएसए की तुलना में जो इक्वाडोर है वहां पर 10 टाइम्स स्पीसीज ज्यादा है वेस्कुलर प्लांट की। यानी यहां से पता चला कि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी टेम्परेट की तुलना में ज्यादा है। अब दुनिया की सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका। यहाँ पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ की है, जहां पर 40,000 जातियां प्लांट की, 3,000 फिशेज की, 1300 बर्ड की, 427 मैमल की, 427 एम्फीबियन की, 378 रेप्टाइल की एंड 1,25,000 इनवर्टिब्रेट की। और इस डेटा से सवाल नीट में पूछा जा चुका है। और साइंटिस्ट का यह मानना है कि करीब 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज यानी 20 लाख इंसेक्ट की जातियां डिस्कवर की जानी अभी बाकी हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। तो अब ट्रॉपिक्स में टेम्परेट रीजन की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? तो इसके लिए कुछ हाइपोथेसिस दी गई। पहली, स्पीसिएशन is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation, वहां डिस्टर्बेंस होता रहा है, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. दूसरा, tropical environment unlike temperate one are less seasonal, बहुत ज्यादा मौसम में चेंज नहीं होता ट्रॉपिकल रीजन में, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization and lead to greater species diversity. तीसरा कारण क्या बताया गया? तीसरा कारण यह बताया गया है कि there is more solar energy available in tropics. ज्यादा सोलर एनर्जी है तो इसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज्यादा डाइवर्सिटी भी हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया, जिन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में काफी रिसर्च किया, और इन्होंने पता लगाया कि अगर
विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। अगर हम अपने खोज का दायरा बढ़ाते जाएं तो जातियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक लिमिट तक। और इसीलिए जो रिलेशन होगा स्पीसीज रिचनेस और एरिया का, ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर लॉग लॉग स्केल पे हम बात करते हैं तो लॉग लॉग स्केल पे जो रिलेशनशिप होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इक्वेशन जो है वो है s इज इक्वल टू सी ए टू पावर जेड। और लॉग लॉग स्केल पे अगर हम बात करते हैं तो लॉग s इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा, जहां पर s है स्पीसीज रिचनेस, a है एरिया, z इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड c इज द y इंटरसेप्ट यहां पर हो जाएगा। अब जेड की जो वैल्यू है ये 0.1 से 0.2 के बीच में होती है और ये किसी भी एरिया या स्पीसीज पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर बहुत बड़ा एरिया है जैसे एंटायर कॉन्टिनेंट, तो जो जेड की वैल्यू होती है वो 0.6 से 1.2 के बीच में आती है, यानी स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर। जैसे फ्रूगी ओरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड की बात करें और मैमल की बात करें इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो जो जेड लाइन यानी स्लोप जो होता है वो 1.15 हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, तो इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया डेविड टिलमैन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। डेविड टिलमैन, इन्होंने आउटडोर प्लॉट का यूज करके ये प्रूफ किया कि जहां पर ज्यादा स्पीसीज होंगी, जिन प्लॉट पर ज्यादा स्पीसीज होंगी, वहां पर ईयर टू ईयर जो वेरिएशन बायोमास प्रोडक्शन में है वो कम होगा। साथ ही साथ इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखना है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये बताती है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या फर्क पड़ता है इकोसिस्टम पे। स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक के द्वारा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी गई और इसमें इकोसिस्टम को एयरप्लेन से कंपेयर किया गया, स्पीसीज को रिवेट से कंपेयर किया गया। पॉपिंग अ रिवेट का मतलब है कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। फ्लाइट सेफ्टी का मतलब है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, ये आपको याद करना है, एनालॉजी आपको याद करनी है। और फ्लाइट सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, फ्लाइट सेफ्टी मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग हो गई। अब आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें भी काफी डेटा आपको दिया गया जो आपको याद करना है। तो करें, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर ह्यूमन के द्वारा कॉलोनी बनाने की वजह से वहां से 2000 से ज्यादा जातियां बर्ड की एक्सटिंक्ट हो गई। आईयूसीएन रेड लिस्ट 2004 के अनुसार पिछले 500 सालों में 784 जातियां खत्म हो चुकी हैं, जिनमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 इनवर्टिब्रेट हैं, 87 प्लांट हैं। और कुछ एग्जाम्पल रिसेंट एक्सटिंक्शन के आपको याद भी करने, जैसे डोडो फ्रॉम द मॉरिशस, क्वेगा फ्रॉम द अफ्रीका, थाइलसिन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, स्टिलर सिको फ्रॉम द रसिया एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जावा एंड कैस्पियन टाइगर की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां खत्म हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें तो एम्फीबियन को खतरा सबसे ज्यादा है एक्सटिंक्शन का। इस समय अगर हम देखें तो करीब 15,500 जातियां वर्ल्ड वाइड ऐसी हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जिनमें 650 से ज्यादा जातियां इंडिया से हैं। 12% बर्ड जातियों को खतरा इस समय है, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियन और 31% जिम्नोस्पर्म की जातियां ऐसी हैं जिनको एक्सटिंक्शन का थ्रेट है, खतरा है। तो अगर पिछले 3 बिलियन साल की हम बात करें तो इतने समय के दौरान 5 एपिसोड हो चुके मास एक्सटिंक्शन के, और इस समय छठा एपिसोड चल रहा है एक्सटिंक्शन का। छठा एपिसोड जो है वो पहले 5 की तुलना में उसका रेट 100 से 1000 गुना ज्यादा है। और ह्यूमन की एक्टिविटी यानी आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस रेट के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज की हम बात करते हैं, तो कॉजेज यहाँ पर 4 हैं जिन्हें इवल क्वार्टेट का नाम दिया जाएगा। और 4 कॉज कौन कौन से हैं? पहला हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो जाएगा और चौथा को एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन खूब पूछा जाता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। अब कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे ये कभी 14% से ज्यादा एरिया कवर करते थे अर्थ का, लेकिन अब ये 6% से ज्यादा एरिया कवर नहीं करते हैं।
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो इनको तेजी से काटा जा रहा है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि 20% ऑक्सीजन ये अर्थ की इवॉल्व करते हैं, और इनको काट के साफ किया जा रहा है सोयाबीन की खेती करने के लिए, और ग्रासलैंड में बदला जा रहा है बीफ कैटल को पालने के लिए। अब यहां पर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो अगर एक बड़ा हैबिटाट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो उससे जो बर्ड और मैमल है जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पिछले 500 वर्षों में स्टिलर सिकाऊ, पैसेंजर पिजन जैसी जातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में 5 केस आपको याद करने हैं। नाइल पर्च को जब लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां से सिचिलिड फिश की 200 से ज्यादा जातियां एक्सटिंक्ट हो गई। इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कैरेट ग्रास या पार्थीनियम ये इन्वेजिव है। लेंटेना हो गया, वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया हो गया, और साथ ही अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस, इसने जो इंडिजिनस देसी कैटफिशेस हैं उनके लिए खतरा पैदा कर दिया है। को एक्सटिंक्शन की बात करें तो को एक्सटिंक्शन तब होता है जब ऑब्लिगेट रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी अगर कोई होस्ट फिश स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो इसका जो पैरासाइट हो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब एक के एक्सटिंक्शन से दूसरा एक्सटिंक्ट हो जाए। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, इसमें दो सवाल हैं, वाई शुड वी कंजर्व डाइवर्सिटी एंड हाउ शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो वाई में हम 3 कैटेगरी बनाते हैं, एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा है एथिकल। नैरोली यूटिलिटेरियन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी को हम इसलिए बचाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट नेचर से होते हैं, जैसे फूड हो गया, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे टेनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। 25% ज्यादा दवाइयां जो मार्केट में बेची जा रही हैं वो प्लांट से मिलती हैं, और 25,000 जातियां प्लांट की ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे यूज की जा रही हैं। एक टर्म यहां पर दिया बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हैं, मतलब इसमें इकोसिस्टम सर्विस आ जाते हैं, जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अर्थ एटमॉस्फेयर को। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाएगा। पॉलिनेशन के अलावा एस्थेटिक प्लेजर, अगर आप जंगल में जाते हैं वहां से वॉक करते हैं, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर, वेकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग, तो ये सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाएंगे। इथिकल आर्गुमेंट की बात करें तो ये नैतिक कर्तव्य की बात कर रहा है, मतलब कि जो हमारे पूर्वजों ने लीगेसी हमें दी है बायोडाइवर्सिटी को, उसको अगली जनरेशन में हम ट्रांसफर करें। अब करें कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के 2 तरीके हैं, एक है एक्स सीटू और दूसरा है इन सीटू। इन सीटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, और एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन हो जाएगा। अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा फॉरेस्ट प्रिजर्व कर दें तो इस अप्रोच को इन सीटू कहा जाएगा। इन सीटू कंजर्वेशन में किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्ट किया जाता है, और एक्स सीटू में उसको वहां से निकाल के किसी दूसरी जगह प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन में 5 केस आपको याद करने हैं। पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारी स्पीसीज रिचनेस है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी यहां जो जातियां पाई जाती हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। सबसे पहले 25 हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया दुनिया में, और फिर 9 इसमें और जोड़ दिए गए, और इस समय इनका जो नंबर है वो 34 है वर्ल्ड में। ये जो हॉट स्पॉट हैं इनमें बहुत तेजी से हैबिटाट लॉस भी हो रहा है, और 3 हॉट स्पॉट इंडिया को भी कवर करते हैं। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पहला, दूसरा इंडो बर्मा, और तीसरा हिमालय हो गया। अभी जितने भी दुनिया में हॉट स्पॉट हैं अगर सबको मिला लिया जाए तो ये वर्ल्ड का 2% से कम लैंड एरिया कवर करते हैं। लेकिन अगर इनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, अगर लीगली प्रोटेक्ट कर दिया जाए, तो जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है उसमें 30% की कमी आ जाएगी। तो पहला हॉट स्पॉट हो गया इन सीटू में, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तीसरा नेशनल पार्क, चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ये 3 जो हैं ये इकोलॉजिकली यूनिक एंड लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। पांचवा जो इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड है वो हमारे पास है
सेक्रेड ग्रोव। तो सेक्रेड ग्रोव ऐसे एरिया है जहां पर पेड़ों को काट नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते हैं। सेक्रेड ग्रोव कहाँ कहाँ पाएंगे? खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, आरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। और करें मेघालय में जो सेक्रेड ग्रोव है वहां पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लास्ट रिफ्यूजेज है, मतलब और धरती पर कहीं भी पाए नहीं जा रहे हैं। तो 5 एग्जाम्पल अगर इन सीटू को याद कर लेंगे तो एक्स2 बाकी जो बचे हो जाएंगे। तो एक्स2 कंजर्वेशन में किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट से ले जाके कहीं और प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसमें जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम एक्स2 कंजर्वेशन की बात करें तो यहां पर और भी कई सारी टेक्निक, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्वेशन करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी यहीं पर आ जाएगा। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक हो जाएगी, सीड बैंक, जीन बैंक, पॉलन बैंक, ये सब एक्स2 कंजर्वेशन के मेथड हो जाएंगे। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 2 चीजें और आपको ध्यान रखनी है। एक आपको याद करना है हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे कहते हैं अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई 1992 में। और यहां पर जिन नेशन ने इसको अटेंड किया उन्होंने कहा कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ये पूछा गया नीट में। दूसरा, इसको फॉलो करते हुए वर्ल्ड समिट हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 190 देश इसमें इकट्ठे हुए और उन्होंने शपथ ली कि हम 2010 तक जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको रिड्यूस करेंगे ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स पर। तो ये आपका चैप्टर हो गया बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके साथ क्लास 12 आपका कंप्लीट हो गया। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।